आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ा। जी, आप बता रहे थे कि पांचवें छात्रावास में राम बहादुर सिंह जी वार्डन थे, बहुत अच्छे थे। और हम लोगों को कहते थे तुम में से जिसको भी जब भी कोई चीज न क्लियर हो तो बिना हिचक तुम आ जाना या तुम लोग आ जाना, हम तुम लोगों को समझा दिया करेंगे। बहुत सीधे भी थे। और ऐसा तो हमने बहुत कम टीचर्स देखे हैं जैसे कि उनका डेडिकेशन था। खैर वहीं से हम चूंकि साइंस के विद्यार्थी थे तो साइंस के विद्यार्थियों के लिए पांचवा छात्रावास ही अलॉट होता था। कुछ और अध्यापक जिन्होंने आपको पढ़ाया उस वक्त याद होगा? हाँ, हम पढ़ाने वाले में बाबू राम नगीना सिंह थे। हाई स्कूल में बॉटनी पढ़ाते थे, उसके बाद इंटर में भी बॉटनी पढ़ाए। इसके बाद डिग्री में चले गए। और जुगल किशोर सिंह जूलॉजी पढ़ाते थे। बाबू राम नयन सिंह जो है भी साइंस पढ़ाते थे हाई स्कूल में जो है। और ऐसे थे वो दोनराज सिंह मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। बिरागी राय भी मैथमेटिक्स ही कराते थे, वाइस प्रिंसिपल थे यहाँ उसमें। और वो संत बहादुर सिंह जो थे वो मतलब डिग्री कॉलेज के या पूरे कॉलेज के ही। तो उसमें बड़ा गरीबी का समय था। ज्यादातर बच्चों के पास जूता नहीं हुआ करता था, तो कुछ लोग पीटी शू और जूता जो लेदर वाला है उसको पहनने के लिए वो एनसीसी ज्वाइन करते थे कि हमको जूता मिल जाए। और खाकी कलर वाला जूता मिल जाए। और खाने के लिए तो वही था कि दौड़ के हम लोग 9 बजे जो है जाते थे। और टाट नीचे कोई डाइनिंग टेबल तो था नहीं, अपना जमीन टाट बिछी और बाबू साहब लोग उसको। अच्छा, नाश्ते उस्ते की जहाँ तक बात है, नाश्ते का कोई कंसेप्ट नहीं था। वो हॉस्टल के जो फर्रास कहे जाते थे वो कोऑपरेटिव से कभी लाल पेड़ा कभी चमचम कर वही था एक तरह से। और फिर हम लोगों का आइडेंटिटी कार्ड बना तो पासी स्टूडियो वाला आया, सब लड़कों का जो है फोटो खींच। आगे की शिक्षा आपकी कहाँ हुई फिर यूपी कॉलेज से? अब तो ये तो इसमें एक छोटी सी बात बता दूं। हाँ जी, बताएं। हमारे 4 साथी थे जो हमारे साथ हाई स्कूल में भी थे, इंटरमीडिएट में थे। हम नाम हम गिना दें, उसमें सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे बहुत चंद्र प्रकाश सिंह, जो BHU में न्यूक्लियर फिजिक्स में थे। और अब हम क्या बताऊं, उन्होंने हाई स्कूल में जो है यूपी बोर्ड में 2nd पोजीशन। अरे वाह! पूरे बोर्ड में जी। और यहीं से इंटरमीडिएट में उन्होंने 4th पोजीशन लिया है। बड़े अच्छे थे, गाजीपुर के रहने वाले थे। और दूसरे उदय नारायण सिंह थे, ये मझवार चंदौली जो है वहाँ के रहने वाले थे। वो भी बहुत अच्छे थे पढ़ने में, पूजा पाठ भी खूब करते थे। हम लोग सब करते थे, गायत्री मंत्र वगैरह ये सब। और चंद्रवीर सिंह थे गोरखपुर के, अरे डॉक्टर DK सिंह के साले थे। अच्छा। ज्वाली वाले चंद्रवीर सिंह। और एक सारनाथ सिंह थे, वो भी चंद्रवीर के रहने वाले थे। वो भी बहुत अच्छे थे। तो हम ये 4 लोग आपस में कंपटीशन से पढ़ते थे। और तो हम ज्वाली बॉटनी और साइंस के स्टूडेंट थे, तो कोई एकदम से लगाव नहीं था क्योंकि बायोलॉजी के नहीं थे और कोई खाली हम ही लोग थे। अब देखिए इनका बस इंटरमीडिएट के बाद सब अलग हो गए। उसमें चंद्र प्रकाश सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले गए और वहां पे जाकर के BSc पार्ट 1 में 1st पोजिशनर
नहीं हुए, सेकंड ही हुए से। इसके बाद वहीं से उन्होंने एमएससी किया, पीएचडी किया और फिर बीएचयू में न्यूक्लियर फिजिक्स की जी का डिपार्टमेंट जब खुला जी तो वहाँ से ही वो यहाँ गए। बीएचयू में उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स का डिपार्टमेंट नहीं था। जी रॉकफेलर फाउंडेशन फंड जिससे यूएस से अब नए नए धनी हो गए जी। हैं, उसमें रॉकफेलर ही अमेरिका के बहुत धनी थे। तो उन्होंने दो इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से चुना था, एक बीएचयू का न्यूक्लियर फिजिक्स का डिपार्टमेंट और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जो एमडी एमएस करने वाले बच्चे थे जी तो एक हॉस्टल बनवाया जिसमें 5 मंजिला वो था। हर कमरे में एक लड़का रहता था, अटैच बाथरूम लैट्रिन रहती थी, ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके डिनर तक जो है। और सबसे अच्छी बात थी कि कोई डॉक्टर फैकल्टी का उसके वार्डन भी, और कोशिश करें वार्डन साहब कि सबके साथ ही खाएं वहाँ बैठे। हालांकि वो इम्प्रैक्टिकेबल था। तो उसमें कुछ उस जमाने में तनख्वाह नहीं मिलती थी, पोस्ट ग्रेजुएट को पॉकेट मनी मिलती थी। तो खाने में ब्रेकफास्ट मिलता था, लंच डिनर सब मिलता था, धुलाई मुफ्त में थी, दाढ़ी उड़ी बनवाना बाल कटवाना भी मुफ्त में था। कहाँ पर? बीएचयू में? नहीं अच्छा, वहाँ लखनऊ मेडिकल, लखनऊ की बात कर रहे हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, जब आप पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करके आए और भोजूबीर एक ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखता है, तो यहाँ एक डॉक्टर की सबसे बड़ी चुनौती अपने आप को स्थापित करने की होती है। तो इस दिशा में आपने क्या किया, उस अनुभव को साझा करें हम लोगों के साथ जब आप आए भोजूबीर में। वो हम वहाँ से एमबीबीएस तो कर लिए थे, 1962 में गए थे और 67 में 5 साल में, तब 5 साल का एमबीबीएस होता था। वही जो चाइना वार जिसमें हुआ था, और 1971 में हमने एमडी किया था वही मेडिसिन में। अच्छा, वहीं से लखनऊ जी। अब सबसे बड़ी चीज है कि पढ़ाई वढ़ाई पूरा करने के बाद आपको डिसीजन लेना था कि आप आगे जीवन में क्या करें। विडम्बना ये थी कि हमारा ध्येय था कि हम मेडिकल कॉलेज में टीचर बने। जी। तो टीचर बनने के पीछे हमारे दिमाग में जो बात आई कि हम हमेशा अपडेट रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और उनकी गलतियों को दूर करेंगे और हमारा जीवन रहेगा अच्छा कि एक टीचर हैं हम। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब जैसे हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट था, आज तो एक एक डिपार्टमेंट में बहुत से टीचर हैं, 2 प्रोफेसर हुआ करते थे, 2 रीडर हुआ करते थे और 3 लेक्चरर। तो ये 7 आदमियों का टीचर विभाग था। मेडिकल कॉलेज के नाम पर हम बताऊं कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज जहाँ हम पढ़ रहे थे केजीएमसी में, वो 1911 का कॉलेज था। और आप समझिए कि इसके बाद दूसरा कॉलेज जो बना वो आगरा में बना 1944 में, लेकिन वो फंड नहीं था गवर्नमेंट के पास, तो इसलिए उन्होंने वो मेडिकल कॉलेज के नर्सेस का ट्रेनिंग स्कूल था, उसको अपग्रेड कर दिया। जी। और फिर तीसरा मेडिकल कॉलेज 44 के बाद सन 1956 में कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल। तो अब वो 7 में कौन रिटायर होगा, कब रिटायर हम बंद पाएंगे कि नहीं, टाइम। अच्छा, ये 3 मेडिकल कॉलेज के जो लड़के एमडी एमएस करके निकलेंगे वो अपने ही इंस्टीट्यूशन में लाइन लगाए पड़े हैं। तो एमडी में हम अपने बैच के टॉपर थे और एक बहुत पुराने डॉक्टर थे, वो बीबी भाटिया। उन्होंने एक मेडल डिसाइड किया था देने को कि जिस लड़के की थीसिस भी सबसे अच्छी होगी, जिसका थियरी में भी नंबर ज़्यादा होगा, वाइवा प्रैक्टिकल, ये सब में ओवरऑल वो मेडल मिलेगा। हमेशा नहीं, क्योंकि ऐसा संजोग ही नहीं होता था कि सब में जो है, तो
हम भाग्यशाली थे हम कि क्या बात। अच्छा, उसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चूंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सीनियर रेजिडेंट थे जी तो कुछ तो लगाव होता ही है अपने बिल्कुल, रेजिडेंट के लिए, फेवर कह लीजिए। तो वो मिला ली। इसके बाद हम चीफ रेजिडेंट हो गए कि जब खाली होगा तो देखेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हुआ ये कि जब 8 महीने 1 साल में की पोस्ट होती है तो 8 महीने के बाद हम कंफ्यूज होने लगे कि हम क्या करें। फिर इसके बाद हमने सोचा वांट निकली रेलवे में डीएमओ के, जी तो उसके लिए था कि आप कहीं पढ़ाई करने के बाद जो है बड़े अस्पताल में आपको ट्रेनिंग लेके तब अप्लाई करना होगा। अनुभव के तो साथ। वो अनक्वालिफाइड हो गए। इसके बाद जो है अब बहुत सोचते थे तो हमारे जो हेड थे जिनके अंडर में हमने किया था, जिनके हम रेजिडेंट थे, चीफ रेजिडेंट भी सीनियर रेजिडेंट थे, जी उनका नाम था नित्यानंद गुप्ता, और उनके एक दोस्त थे बीबी सेठी, मनोचिकित्सक थे। ये पीजीआई उन्होंने ही बनाया था जो है। अच्छा, लखनऊ वाला। हाँ, और दूसरे थे एक धर या कौन, जो बीएचयू के वाइस चांसलर भी होके आए थे। तो सीडीआरआई लखनऊ में वो हेड थे सब। तो वो जब उनका छुट्टी होती थी तो आते थे दोनों जने, सेठी साहब और धर साहब। धर साहब बीएचयू के वाइस चांसलर जी बीसी रहे हैं वो, बहुत कम दिन के लिए रहे हैं। तो सीडीआरआई के जो है डायरेक्टर थे, डायरेक्टर और हेड समझ लीजिए। तो उनसे कहा भाई हमारा ये लड़का है, उसका फैकल्टी में जाने का मन है लेकिन अब कोई जगह ही नहीं है। तो धर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप अपने यहाँ 1-2 साल के लिए इनको एज ए साइंटिफिक ऑफिसर जो है अपने यहाँ रख लेते तो थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाती और टाइम भी मिल जाता है। फिर अब हम हेड हुए हैं तो हम डिपार्टमेंट को बहुत एक्सटेंशन करेंगे। और उसमें डिपार्टमेंट का क्या कि ये डॉक्टरों का जो है, ये जितने सेक्रेटरी वगैरह गवर्नमेंट के होते हैं उनसे बड़ा लगाव रहता था। कि तो वो जो भी चाहे उसका सैंक्शन गवर्नमेंट से सेक्रेटरी के थ्रू हो जाता था। तो कहीं इसमें लगेगा 2-3 साल का समय, आप रख लीजिए। तो हम कहा सीडीआरआई तो रिसर्च वाला ना डिपार्टमेंट है। तो हम गड़बड़ा गए। हम घर आए तो घर आने पर हमने सोचा कि अब चलें पीएमएस की नौकरी ज्वाइन करें। तो फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद जो है हमको पहली पोस्टिंग मिली इमरजेंसी मेडिकल अफसर देहरादून। तो जब हम 2-3 महीने के बाद कोई अप्लाई नहीं किए तो उन्होंने कहा कि हम आपको सेकेंड ऑफर देते हैं सहारनपुर में। हम कहा अब पूर्विया आदमी नहीं सहारनपुर से वो समझ के बात समझ। तो हम बिल्कुल वो आइडिया छोड़ दिए। लेकिन 6 महीने के बाद जो है उनका फिर रिमाइंडर आया कि आप चाहें तो चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के इंचार्ज हो जाएगा। अब फैक्ट्री का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आया कि सब हमसे गलती मेडिकल बनवाएंगे, गलती दवा लिखवाएंगे और मैं सब कर नहीं पाऊंगा। छोड़ दिया आइडिया। तो बाबा हमारे रामनरेश सिंह यहीं पर रहते थे, यहीं वही भूजपुर वाला मकान जो है, याद है हम लोग को। उस समय तो पिछुआ की जमीनियां वो मकनवा जो है 34,500 में मिले थे। वो बाबा लिए थे। तो कहे परेशान है, डॉक्टर तो डॉक्टर, उसको तो डॉक्टरी करनी है। तो नीचे आपकी जगह है, ऊपर रहने की जगह है, खाने पीने का गांव से सब सामान आ ही जाएगा। एक तो अपना छोटा सा चैम्बर बनवा लीजिए, उसी में अपना करिए। हम कहा हम और मन हो तो
कुल सील के बाद जब फाइनेंशियल स्थिति हम लोगों की हो जाएगी तो आपके लिए अस्पताल बनवा देंगे। अब देखिए क्या हुआ कि हम कहीं ठीक कह रहे हैं तो आए, तो हमने अपने मन में सोचा कि बनारस के कौन डॉक्टर हैं जो जिनका बहुत नाम है। तो डॉक्टर ठुकराल साहब जो है थे, हालांकि वो एमडी नहीं थे, वो ऑस्ट्रिया गए थे वियना, तो वहीं से एक डिप्लोमा जो है हार्ट का लिया था उन्होंने। तो वो हार्ट के स्पेशलिस्ट कहे गए थे, पंजाबी थे, बड़े डिसिप्लिन थे। तो उनकी फीस उस जमाने में 16 रुपए थी। तो हमने कहा कि चलिए अब इन्हीं को अपना आइडियल बनाते हैं और हम अपनी फीस 8 रुपये रखेंगे। लेकिन देखे कि बहुत से लोग यहाँ घबरा जाते हैं फीस के नाम से। बिल्कुल वो जाए तो डॉक्टर कोई दवा दे दें, मिक्सर दे दें, ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो हमने सोचा कि चलो जो गरीब आएंगे उनको 5 रुपए में देख लेंगे, और जो अच्छा सोशली वो कनेक्ट होने का हमारा बड़ा वो रहता था। सोशली कनेक्ट। और जहाँ तक बगल में यही उदय प्रताप कॉलेज के पढ़े थे, तो लड़के भी बीमार होते थे, आते थे। तो हम सोचते ये सब गार्जियन के भी नहीं है, इनके पास पैसा ही नहीं है और इस इंस्टीट्यूशन का मेरे ऊपर ऋण है। तो हम पहला हम करेंगे कि हम यहाँ के अध्यापकों को और बच्चों को बिना फीस का देखेंगे। सर किस सन में आप यहाँ बैठे? उधर 72 में ना? हाँ, फरवरी में हम यहाँ बीए में थे। हाँ, तो हमको अच्छा भी लगता था। हालांकि बाद में जब यहाँ गुंडई होने लगे तो इनडिसिप्लिन हो गई, तो लड़के कोऑपरेट नहीं करते थे, जो है भूल जाते थे, वो करते थे। तो खैर उसको आज भी हमने आनंद से कहा है कि इसको कंटिन्यू रखना जो है। अच्छा, अभी भी कंटिन्यू है सर? हाँ? अभी भी है कंटिन्यू आनंद? हाँ, करते हैं। और देखिए आज की स्थिति क्या है कि या तो हमने दूसरे मकसद से, अब यहाँ तो गाजीपुर, बलिया, जौनपुर सब जगह के लड़के पढ़ते थे, तो एक तरह से ये हमारे प्रचारक बन गए, क्योंकि इनके यहाँ आते थे। तो BHU नया बना था जो है, वहाँ जाने में सब घबराते थे। तो अब कौन रोकेगा? गार्जियन भी तो परेशान होता था, तब तक ये गार्जियन भी तो सब हो गए थे। तो वो देखते थे। आज भी उसमें हमारे लोगों का डेडिकेशन, ईमानदारी, अवेलेबिलिटी, पंक्चुअलिटी ये सब जुड़ा था। तो उसका हम लोगों को फायदा मिलने लगा। और फिर इसके बाद ये बहुत दिन तक चला। तो फिर हमने फीस हमारे चाचा उसे आए, कहें तुम MD करके है और आप 8 रुपये 10 रुपये फीस 10 रुपया कर दिया। और हम कभी नहीं, तब तक हमारे वो डायरेक्टर साहब जो है ना शिव कुमार सिंह, तो ये रेलवे में थे डायरेक्टर। ये बहुत करते मतलब 10 साल लग गया हमको अपनी फीस को 100 रुपया करने में। अंत में करते, और आज से भी सब डॉक्टर वगैरह 500 1000 रुपया लेते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, जिस विद्यालय से आपने पढ़ाई लिखाई की, एक वक्त ऐसा आया कि उस विद्यालय प्रबंध समिति ने आपको अपने समिति में शामिल किया। जब आपको शामिल किया गया तो क्या कोई परिकल्पना थी कि इस कॉलेज में चिकित्सा के संदर्भ में कुछ होना चाहिए, या आप क्या कर सकते हैं इस बारे में? ज्यादातर लोग तो वही थे अपने ही, तो जो कल्चर था टीचर्स का रिटायर्ड का, वो सब वैसे ही रहते। अच्छा, हाँ। एक छोटा सा सवाल, और ज्यादातर ये देखा गया है कि जो पेशेंट आते हैं वो 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं, अमीर और गरीब। आपने बताया कि शुरुआती दौर में बहुत कम शुल्क रखा आपने, बाद में शुल्क बढ़ाया, फिर धीरे धीरे ये दबाव बढ़ता गया और 5 जिलों के लोग, या कहें कि पूरे पूर्वांचल के लोग आप तक आने लगे। ये जब भीड़ बढ़ी तो इसका समायोजन कैसे किया आपने? न्याय कैसे किया जी?
तो पहली चीज तो मैंने कभी कोई बोर्ड नहीं लगाया कि हमारा इतना फीस है, इतना फीस है। जी, बहुत बढ़िया। अपना जो नाम था, डिग्री थी, उसको भी हटा दिया, वो गेटवा पर लगा था। जी 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 सबसे बड़ी समस्या हो गई, हमसे बड़ी समस्या जो है, जो हमारा फ्रंट डेस्क है, जो मरीज को डील करता है आते ही, जी तो उसमें दो तरह के लोग थे। और दो तरह के क्या, पढ़े लिखे लोग थे, सर्विस क्लास के भी थे, स्टूडेंट भी थे, टीचर भी थे, गांव के गरीब भी थे। तो फीस से तो हमने उसको कम रख के एक तरह से उनकी मदद ही जी। की। दूसरी मदद उनकी की कि हम कभी भी महीना डेढ़ महीना से पहले, चाहे वो जय बार आते थे, उनको ऐसे ही देखते थे। दोबारा नहीं लेते। और उसके पीछे एक वो था कि क्या हमने जो इनको देख के, टेस्ट करा के दवा ववा लिखा और जो डायग्नोसिस बनाई, वो सही थी या गलत है, मरीज को आराम है कि नहीं है। जी तो आप कमाने के लिए नहीं, अपनी गलतियों में सुधार करने के लिए उसको बुलाते बहुत थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसमें बार बार आना और क्या कहते हैं, उससे फीस लेना, ये हमको अच्छा नहीं लगता था। तो कभी कभी 2 महीना, डेढ़ महीना। अब एक तो ये रहा। दूसरी चीज ये हुई कि जब हम यहाँ आते थे घर पर, तो कुछ तमाम बातें हमारे दिमाग में चलती थी कि डॉक्टर साहब, आप अपने को समझाते हैं कि आप एक ईमानदार डॉक्टर होंगे, लेकिन कैसे आप ईमानदार होंगे? बड़े जो सर्विस क्लास के हैं, एलीट क्लास जिसको कहते हैं, उनके लिए कोई टाइम नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं। घुस गए, ये साहब की वाईफाई है, सब रस्सी लगाए रहते हैं ना, टोपी हो गया, हम कहा बैठा दो, देख लेंगे। अच्छा, ये तो भाई आजकल का कल्चर ही हो गया। जी जी। तो इनको भी किसी तरह एडजस्ट कर देते। हाँ, तो ये बता रहे थे कि जब भीड़ आती थी तो कैसे हम उसको मैनेज करते जी थे। जी। तो और डॉक्टर लोग टोकन बांटते थे। और हमने कहा नहीं, टोकन वोकन नहीं बांटेंगे, उनको टाइम देंगे। तो टाइम ये है कि जैसे हम पहले तो पंक्चुअल होंगे, हम 9 बजे से मरीज देखना शुरू करेंगे, तो 8 साढ़े 8 बजे अगर तैयार हो गए तो नीचे आ गए कि चलेंगे तो कायदे से मरीज देखेंगे। तो हर 1 घंटे पर हमने 20-20 मिनट के इंटरवल पर नए पेशेंट को एडजस्ट किया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये नए और ये पुराने, ये नए और पुराने। इस बीच में 20-20 में उनकी प्रॉब्लम रहती थी, पुरानों को देख लेते थे। कंपाउंडर से कहते बीपी नापो, ये करो, पल्स ऑक्सीमीटर से इनका ऑक्सीजन नापो, वेट लो। वेट वो डॉक्टर लोग नहीं लेते हैं, हमारे चैम्बर में वेइंग मशीन रहती थी। तो इस तरह से कुछ चला, क्योंकि पब्लिक भी बहुत न्यूसेंस टाइप की थी। वो तो अब बाहर निकले तो बताओ थे तो हाँ, कॉलर भी आप पकड़ नहीं, कंपाउंडर पाउंडर को कहते रहे। आपके सब कहते थे हमसे कि डॉक्टर साहब आप कुछ करिए कि हमारे साथ तो सब कहता है, वो तो देखी तो फिर। अच्छा, खैर वो चलता रहा, लेकिन हम कभी भी ये नहीं समझ पाए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो चलते चलते जब हमारा वो नहीं होता है, आप जाते हैं तो कुछ लिख के हेड अगर देते हैं, टेस्टिमोनियल कह लीजिए उसको, उन्होंने कहा ये तो कोई मतलब नहीं रखता है। आप जब फील्ड में जाइएगा तो आपको यही प्रॉब्लम वहाँ पर भी रहेगी। तो पहला काम करिएगा कि कभी स्टूल पर और कुर्सी पर बैठ के मरीज में देखिएगा। जब हम लोग 3rd ईयर में जाते हैं मरीजों वाला विभाग, जी जी, क्लिनिकल मेडिसिन, कैसे मरीज देखा जाता है, कैसे हिस्ट्री लिया जाता है, क्या क्या। तो उस जमाने में टेक्नोलॉजी तो कुछ थी ही नहीं। एक्सरे था तो या तो वो फ्रैक्चर के लिए होता था और या तो टीबी के लिए होता था, बस। और डिपार्टमेंट में जो एक्सरे डिपार्टमेंट में था, वहाँ पर एक एक्सरे मशीन थी, उसी से सब काम होता था। तो
जब जाइएगा अपने वार्ड में मरीज को देखने अपने चैम्बर में, तो आपका मरीज लेटा रहेगा और आप खड़े रहेंगे। क्या बात, इसको डॉक्टर साहब ने आपने मेंटेन किया, ये हम लोगों ने देखा पूरे लाइफ पर। तो क्यों कि मरीज आपको दिखाएगा तब जब आप अच्छे डॉक्टर का कल्चर रखेंगे। तो हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री में 3 पार्ट किया। फैमिली हिस्ट्री किसी बीमारी का है आपको मालूम हो तो बताइए हमको, माँ बाप में से किसी को। दूसरी चीज ये कि आपको जो ये तकलीफ है ये दिनों महीनों से है कि कितने दिन से, मतलब प्रेजेंट। तीसरी चीज ये कि क्या और भी दवा आपकी चल रही है कि नहीं, कि कोई डॉक्टर नहीं पूछता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादातर तकलीफ पूछ के दवा लिख देता है। हाँ जी जी। तो अब देखिए फैमिली हिस्ट्री से कुछ आइडिया मिल गया, साइको एकदम से और दूसरी चल रहा है दवा उससे आइडिया। हाँ, और इसके पहले कोई दवा हुई है, जैसे किसी को टीबी हुई 6 महीना दवा खाया है तो ये हुआ, तो अभी भी चल रही है। अब ये तीसरी प्रॉब्लम बुखार का लेके आ गए हैं, तो पार्स इलनेस में कुछ नहीं है, टीबी की दवा 6 महीने चल रही, अब इधर जाड़ा दे के बुखार आ रहा है जी। आप समझ रहे हैं ना? जी, तो प्रेजेंट इलनेस है। तो इसको करने से आपको ओवरव्यू मिल जाता था कि इनको पुरानी बीमारी नहीं है या फैमिली में ऐसी कोई, तो सिंपल बुखार कर। तो वही था कि लेटाने का मतलब ये था कि आप लेटेगा मरीज का तो पेट भी किसी का पेट का प्रॉब्लम है, कुर्सी बैठा के देखवा क्या करवा, ऐसे ऐसे करवा, और लेटेंगे तो हम तो कहते थे, अपने को समझा लेते थे कि देखिए आप मरीज दिखाने आया है, लेकिन आपको अपने को दिखाना है कि आप क्या डायग्नोसिस बनाए, क्या दवा लिखे, कितना टेस्ट कराए, कहाँ कहाँ भेजे। बल्कि कुछ लोग जो है बाद में उसका दूसरी तरह से लेते थे कि क्यों आप मनोज के यहाँ टेस्ट देते हैं। तो हमने कहा भाई आपको क्या, वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कमीशन वाले डॉक्टर हैं और इतना नाम है, इतना सब कुछ, हम जब चाहें तो फीस बढ़ा के ले लें, ये सब चौकटई वाला काम नहीं है। दूसरी चीज, आप यहाँ हमारे चैम्बर से निकलेंगे, पैदल जाएंगे, वहाँ दे देंगे हैं। और कोई डॉक्टर कोई टेस्ट इसलिए कराता है कि उसको सही रिपोर्ट मिले। अगर हमारा उनके ऊपर विश्वास बन गया है तो आपको क्यों इससे प्रॉब्लम हो। अब आपको हम लिख दें कि चले जाइए गोरौलिया पर निदान केंद्र में कराइए, तो आप सवारी करेंगे, ब्लड लेंगे, सब सैंपल लेंगे और कहेंगे कि शाम को 6 बजे आइए तब रिपोर्ट। तो एक बार जाइए, फिर आइए, फिर शाम को जाइए, फिर आइए, किराया भाड़ा अलग। यहाँ तो पैदल जा रहे हैं और जितने में आप दोनों टाइम आने जाने का देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो ये सब चीजें, लोग स्वस्थ रहें, कम से कम मेडिसिन का प्रयोग करें, इसके लिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अब कहना ये चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए जो है, पहली चीज तो आम आदमी से आप बात मत करिए जो डॉक्टर नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए आपको जीवन के बारे में कुछ समझना होगा जी। कोई बीमारी हो, वो बीमारी जो है कैसे होती है, कैसे होती है, ये सब एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सच पूछिए तो स्वस्थ जीवन के लिए जो दिनचर्या में थोड़ा जैसे टहलना, घूमना, योगा, व्यायाम, समझे ना, ये बहुत जरूरी है जो है। दूसरी चीज खान पान में आज बड़े बड़े देशों में भी जो एकदम नॉन वेजिटेरियन खाने के होते, अब जो है वो वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं जी। और अपने देश में हर तरह की सब्जी मिलती है, हर तरह के फल मिलते हैं, हाँ जी। दूध लीजिए, दही खाइए, कैसा, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मानसिक दबाव में आप मत रहिए। अगर आपके जीवन में कोई दुखद घटना घटी है तो अगर आप उसको हमेशा दिमाग में ले आएंगे तो उसको हम कहेंगे पेनफुल पास्ट। क्या बात है, बहुत बड़ी पेनफुल, दर्द भरा पिछला इतिहास। तो ये अवसाद है, डिप्रेशन,
इसमें देखिए सुसाइड होती है, हाँ, कोई हाँ, होती जी, है। तो नहीं छूटता है इसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट यही है कि फॉरगेट द पेनफुल पास्ट। जो भी बीते हुए दिनों में कोई घटना, दुखद घटना है, उसको अपने दिमाग में आने मत दीजिए। और एक नियम बनाइए कि हमको प्रेजेंट में रहना है और कभी भी फ्यूचर के बारे में ड्रीम नहीं करना, सपना नहीं देखना है, क्योंकि वो तो लिविंग प्रेजेंट। हाँ, लिविंग प्रेजेंट। और अच्छा सर, काम। एक अंतिम बात, जैसे हमारे एक छूटा था पहले ही, जैसे आप कमेटी में आए एक डॉक्टर के रूप में, जब आप पढ़ते रहे होंगे तब, और बाद में जब हम लोग भी पढ़ने आए तो कॉलेज में एक छोटा अस्पताल था जिसमें वो डॉक्टर साहब थे, हम लोग को उनके यहाँ जाके हॉस्टल वाले उनको तंग करते थे, दौड़ाते थे। क्या डॉक्टर अदालत सिंह की बात कर रहे हैं। अदालत सिंह की तो जब आप मेंबर होकर के आए तो आपके मन में ये था कि इस अस्पताल को थोड़ा और सुविधाजनक बढ़िया बना दिया जाए? हाँ, बनाया जाए, लेकिन अदालत सिंह के बाद बाबू रामजन्म सिंह आ गए, फिर वो छोड़ दिए। फिर आते गए जाते गए। तो एक बार जो है बाबूलाल जी सिंह ने कहा कि डॉक्टर साहब एक कोई अच्छा डॉक्टर हम लोग रखें परमानेंट, तो आप एक एडवर्टीजमेंट दे दीजिए और उनमें से उनका इंटरव्यू लेंगे और जो जितना उनका फंड था उस हिसाब से सैलरी रहेगी। वो हमें सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहें, शाम को एक आधा घंटा 1 घंटे के लिए आ जाए। तो कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर आया ही नहीं, वही BA MS ये सब हुआ। डॉक्टर साहब, एक अवसर विशेष पे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जो मुझे आज इस अवसर विशेष पे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति जो बचपन अवस्था में है उसके सेल्स जितने मरते हैं उससे ज्यादा सेल्स बन जाते हैं। जब वो युवा अवस्था में आता है तो जितने सेल मरते हैं उतने ही बनते हैं, लेकिन जब वो प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था की तरफ चलता है तो जितने सेल उसके मरते हैं उससे बहुत कम सेल बनते हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं के बीच में एक डॉक्टर की भूमिका कहाँ निश्चित होती है? अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, ब्लड में एक लाल रक्त कण होता है जी, और एक सफेद होता है और प्लेटलेट वगैरह होते हैं। तो अगर हम लाल रक्त कण की बात करें तो 120 दिन के बाद ऑटोमेटिकली टूट जाता है जी, लेकिन उसी स्पीड में वो रीजनरेट भी हो जाता था। और अब जो एजेड की बात करते हैं जी, उसमें बनने की प्रक्रिया बहुत स्लो होती है या दिन पर दिन घटती जाती है जी। और यंग एज में तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस बनता रहता है, इसलिए ये है। तो वही जब जितने भी डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, चाहे ब्रेन के हों, हार्ट के हों, ये हों वो हों, तो बचपन बचपन ही है और यूथ यूथ ही है, और ओल्ड एज में जो है वो अब देखिए बहुत जनरेशन तो कैंसर में भी है। नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल सेल नहीं है, एबनॉर्मल है। जी जी। सर, एक अंतिम ये अंतिम रहेगा। जैसे प्राचीन छात्र एसोसिएशन उस समय जिन सपूतों ने बनाया होगा, एक बड़ा ध्येय रहा होगा कि कॉलेज के विकास के लिए या हम प्राचीन छात्रों को इकट्ठा करें। अब भी यह एसोसिएशन लगा हुआ है। आप देखते होंगे कुछ हम लोग शादी विवाह का कुछ छात्रों को स्कॉलरशिप बांटते हैं। 1-2 वाक्य आप संदेश प्राचीन छात्र एसोसिएशन के लिए कि और क्या कर सकते हैं, या अच्छा आप लोग कर रहे हो ये कि भी करो, समाज के लिए, कॉलेज के लिए एक मैसेज फॉर द ओल्ड वाइज एसोसिएशन। पहली चीज तो प्राचीन छात्र एसोसिएशन में ऐसे लोगों को एक्टिव रहना चाहिए जिनका डेडिकेशन हो, एक विजन हो कि हम ऐसा करेंगे। जैसे बाबू विंध्याचल सिंह थे, क्या उनके जैसा तो कोई छांटना होगा कि हम किनको रखें, और जो लॉबी बने तो डेडिकेशन वालों की बने जो है। हाँ, और उसमें अपना कोई कमाई करना है न कुछ करना है, जो है उसमें देना ही देना है। अच्छा, एक तो बहुत अच्छी चीज बताऊं, बहुत कायदे की बात है
जो हमारे प्रोफेसर थे जो वो डाइवोर्सी थे। लाहौर से उन्होंने MBBS किया था, पार्टीशन के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आकर के MD मेडिसिन किया, लेक्चर रहे, रीडर रहे, सब कुछ। इसके बाद पार्टीशन में इनकी वाइफ रह गई पाकिस्तान में, तो मदर के साइड में ये बहुत रहते थे। और मदर उनकी ऑर्थोडॉक्स मदर थी, अरे इतना दिन हो गया है उनका, अब कैसे हम रखेंगे। हाँ, अब ये दुविधा में पड़ गई, अब हम क्या करें जो है। तो मदर ने कहा कि नहीं नहीं रहेंगे, तो चुप हो गए। तो इनके ससुराल वालों ने इनके ऊपर क्लेम कर दिया कि अपने कमाई का जो है पैसा जो है वो अपने जो वाइफ है उनके लिए कंपनसेशन के लिए। तो ये मुकदमा उन्होंने किया, सेशन कोर्ट से हार गए, हाई कोर्ट से हार गए। तो उनको लगा कि हमारे वकील ने अच्छी पैरवी नहीं की है, समझा ना। तो उन्होंने जो है LLB किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से और LLM किया। अच्छा, अपने वाह, कि हम अपने केस की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी जो है मैं खुद करूँगा। अरे वाह, ये तो अद्भुत एग्जाम्पल भाई। तो मृत्यु के कारण हमने कहा कहाँ से शुरुआत करें। तो कहें मृत्यु के बहुत से कारण हैं, जैसे पहले के ज़माने में अकाल पड़ जाता था, पैदा नहीं होता था, भूखमरी से, फिर महामारी हुई, हैजा, प्लेग, ये सब आया, फिर इन्फेक्शन पर बैक्टीरिया पहचाने गए, तो क्या ये निमोनिया का है, ये TB का है, ये टाइफाइड का है, ये सब चीज़ों की रिसर्च में दवा निकली, लोग बचने लगे। एक्सीडेंट है, रेल कल्यूजन बहुत होता था पहले, मालगाड़ियाँ और रेल पर एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। एयर क्रैश हो गया, हवाई जहाज गिर गया, हाँ, और रोड जा रहे हैं, दो व्हीकल्स का कल्यूजन हुआ। फेमिन, इन्फेक्शन और महामारी, एक्सीडेंट्स, और इसके बाद जो है वार। तो ये सब हुआ। अब सवाल ये है कि आजकल आप लोग सब सुनते होंगे, तो आज का आदमी जो है मर नहीं रहा है, अपने को मार रहा है। अरे क्या बात, क्या बात है, यही तो हेडिंग है। देखिए, यही है, वहीं पर आ गया कि अब लोग सब साइंस के स्टूडेंट रहे, इंटरमीडिएट में अब बैलेंस नहीं है, जो फिजिक्स वाले केमिकल तोलते थे। तो ये आज पूछिए तो सबसे बड़ा झंझट जो है वो इस तालु के दो पलड़ों के बीच का है। एक पलड़ा तो ये है, ये बीमारी का है, तो क्यों होता है, क्यों बच्चों में होता है, क्यों बड़ों में होता है, क्यों लेडीज को होता है कि जेंट्स में होता है, मतलब कि ये सब। तो आज तक उसका जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि वो है कैंसर। कैसे होता है, किसको होता है, कब होता है, नहीं ठीक होता है, तो वो तो छोड़ दीजिए। ये दूसरा पलड़ा जो है जिससे मौत हो रही है, काफ़ी लोग मरते हैं, इसके लिए दूसरा जो बैलेंस है, आर्म है, दूसरा पल्ला है, वही आज का मेन किलर है। वो मेन किलर क्या है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे लकवा हो, या किडनी की खराबी हो, या नसों में। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सच पूछिए तो। ये क्यों होता है, इसके लिए आपको ही अपने को डॉक्टर बनाना पड़ेगा। बहुत खूब। स्कूल में बच्चा जाए तो उसको खेलने के लिए प्रमोट करिए, जवानी में है तो वो भी खेलें कूदें, एक्सरसाइज करें, ये सब करें। खान पान के बारे में उन्होंने बताया कि वही जो अभी आपको बता रहे थे, वेजिटेरियन खाना खाइए, सब कुछ खाइए।
और अगर आपके खान पान दिनचर्या में लाइफ स्टाइल में सुधार होगा तो आप इन सब बीमारियों से बचे रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।